गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि हम सभी क्लास 8 साइंस चैप्टर 4 पढ़ रहे हैं, मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जिसमें हमने फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आज हम पढ़ेंगे रिएक्शंस विथ एसिड्स। लेट अस सी हाउ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बिहेव विथ एसिड्स। इस सेक्शन में हम ये जानेंगे कि मेटल और नॉन मेटल जो होता है वो एसिड के साथ किस तरह का बिहेव करता है। यहाँ पे एक वार्निंग दी गई है एक्टिविटी 4.6 में, कीप द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब अवे फ्रॉम योर फेस। जो टेस्ट ट्यूब यूज़ करेंगे हम एक्टिविटी में, उससे अपने फेस से दूर रखना है। यूज़ टेस्ट ट्यूब होल्डर टू होल्ड द टेस्ट ट्यूब, और इस एक्टिविटी को करने के लिए टेस्ट ट्यूब होल्डर का यूज़ करेंगे। टेक सैम्पल्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स लिस्टेड इन टेबल 4.5। जैसा कि आप टेबल देख रहे हैं, टेबल 4.5 में यहाँ पे कुछ मेटल्स और नॉन मेटल्स को दिखाया गया है। ये है मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, चारकोल, सल्फर। इसमें से मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर ये जो है ये आपके मेटल्स हैं, एंड चारकोल और सल्फर ये जो है हमारे नॉन मेटल्स हैं। क्या करना है, इन सभी को सेपरेट करना है। टेस्ट ट्यूब्स एंड लेबल देम as A, B, C, D, E and F with the help of a dropper। जैसे ही हम टेस्ट ट्यूब को सेपरेट करते हैं और उन्हें हम लेबल करेंगे A, B, C, D, E, F से, और फिर हमें क्या करना है, ड्रॉपर के हेल्प से 5 ml डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टेस्ट ट्यूब में डालना है 1 by 1। तो ये डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक क्या होता है, तो हाइड्रोक्लोरिक जिसे हम HCl कहते हैं, तो जब हाइड्रोक्लोरिक में वाटर ऐड किया जाता है, मतलब पानी को ऐड करके उसे पतला किया जाता है, तो ये क्या हो जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl। ये क्या है, एक एसिड है। तो हम टेस्ट करने के लिए सभी टेस्ट ट्यूब में इसे हम ड्रॉपर के हेल्प से 5 ml के लगभग में डालेंगे। ऑब्जर्व द रिएक्शंस केयरफुली। इफ़ नो रिएक्शन अकर्स इन अ कोल्ड सॉल्यूशन, वार्म द टेस्ट ट्यूब जेंटली। अगर कोई रिएक्शन देखने को नहीं मिलता है तो इसे हम क्या करेंगे, जेंटली वार्म करेंगे। ब्रिंग अ बर्निंग मैच स्टिक नियर द माउथ ऑफ ईच टेस्ट ट्यूब, और जलती हुई मैच स्टिक को हम सभी टेस्ट ट्यूब के माउथ पर लाएंगे। रिपीट द सेम एक्टिविटी यूजिंग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इंस्टीड ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जगह पे हमें क्या करना है, सेम इसी प्रोसेस को दोहराना है, लेकिन जो हमारा एसिड है वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पे हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को लेंगे, यानी कि डाइल्यूट H2SO4, और फिर हम ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करेंगे जैसा कि टेबल 4.5 में टेबल दिया हुआ है। इज देयर डिफरेंस इन द वे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड्स? व्हाट could the pop sound in some cases be due to when a burning matchstick is brought near the mouth of the test tubes? You must have found that non-metals generally do not react with acids। जो भी आप ऑब्जर्वेशन करेंगे उसमें आप ये पाएंगे कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो एसिड के साथ जनरली रिएक्ट नहीं करते हैं, बट मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड्स एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस that burns with a pop sound। लेकिन जो मेटल होता है वो क्या होगा, एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, और जैसे ही एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो रिएक्शन के बाद क्या होता है, सॉल्ट निकलता है और हाइड्रोजन गैस वहाँ पे निकलती है। तब आपसे जब कभी भी पूछा जाए कि व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल रिएक्ट विथ एसिड्स, तो आपको आंसर देना होगा H2 गैस रिलीज्ड, यानी कि वहाँ पे H2 गैस रिलीज्ड होती है। तो इसे चेक करने के लिए क्या करेंगे, जैसे ही हम बर्निंग मैच स्टिक को लाएंगे तो क्या होगा, पॉप साउंड, यानी बिल्कुल जल्दी से एक पट का साउंड होगा, पॉप साउंड जिसे हम पॉप साउंड कहते हैं, उस तरह का आवाज़ होगा। जब ये पॉप साउंड होगा तो हम
से ये समझ सकते हैं कि यहाँ वहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन गैस अवेलेबल है, जिसके कारण पॉप साउंड हुआ है। और एक और चीज़ क्लियर हुआ कि नॉन मेटल जो होता है, नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड। You must have noticed that copper does not react with dilute hydrochloric acid. एक और ऑब्जर्वेशन क्या आता है कि कॉपर जो होता है वो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता है, इवन ऑन हीटिंग। यहाँ यहाँ तक कि जब हम उसे हीट भी करते हैं तो वहाँ रिएक्शन नहीं होता है, बट इट रिएक्ट्स विथ सल्फ्यूरिक एसिड। लेकिन ये जो है कॉपर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ क्यों नहीं रिएक्ट करता है और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कैसे हो जाता है? तो इसका आंसर है कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो मोर रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और हाइड्रोक्लोरिक जो है सल्फ्यूरिक एसिड के कंपेयर में लेस रिएक्टिव है। नेक्स्ट है हमारा रिएक्शंस विथ बेसिस। इसमें दिया हुआ है एक्टिविटी। ये इस तरह की एक्टिविटी को आप सभी घर पे नहीं करेंगे, बस हमें समझना है। तो प्रिपेयर अ फ्रेश सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन अ टेस्ट ट्यूब। आपको एक फ्रेश सॉल्यूशन तैयार करना है सोडियम हाइड्रोक्साइड का इन अ टेस्ट ट्यूब बाय डिसॉल्विंग 3 to 4 pellets of it in 5 ml ऑफ वाटर। और इसमें क्या करना है, टेस्ट ट्यूब में वाटर को भी ऐड करना है। ड्रॉप अ पीस ऑफ एल्यूमिनियम फॉयल इनटू इट। और आप इस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या करेंगे, एल्यूमिनियम फॉयल को डालेंगे। और ये एल्यूमिनियम क्या है, एल्यूमिनियम आपका जो है वो मेटल है। ब्रिंग अ बर्निंग मैच स्टिक नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब। जलती हुई हम मैच स्टिक को लाएंगे टेस्ट ट्यूब के माउथ के पास। फिर हमें क्या करना है, ऑब्जर्व करना है केयरफुली। व्हाट डज द पॉप साउंड इंडिकेट। यहाँ जो अगर पॉप साउंड होता है तो वो क्या इंडिकेट करता है? एज बिफोर द पॉप साउंड इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा कि पॉप साउंड जो है वो इंडिकेट करता है कि वहाँ पे हाइड्रोजन गैस जो है वो प्रेजेंट है। मेटल्स रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है मेटल के साथ जैसे ही रिएक्ट किया तो वहाँ पे क्या हुआ, हाइड्रोजन गैस फॉर्म किया। रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटल्स विद बेसिस आर कॉम्प्लेक्स। हमने देखा कि मेटल के साथ जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो रिएक्ट कर रहा है तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर रहा है और वहाँ पे पॉप साउंड भी हमें सुनने को मिल रहा है। लेकिन जब नॉन मेटल्स के साथ बेस के साथ हम इसका रिएक्शन कराते हैं, नॉन मेटल का जब बेस से रिएक्शन होता है तो इसका जो रिएक्शन होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है, यानी कि मिला जुला होता है। कब कोई कोई जो नॉन मेटल्स होते हैं वो बेस के साथ रिएक्ट करते हैं और कोई कोई नॉन मेटल्स जो हैं वो बेस के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। Recall the activity of reaction between copper sulfate and iron that you performed in class 7. आपने क्लास 7 में कॉपर सल्फेट और आयरन की रिएक्शन को परफॉर्म किया था। लेट अस ऑब्जर्व सम मोर रिएक्शंस ऑफ दैट काइंड। उसी तरह के रिएक्शंस को हम और भी जानेंगे। टेक 500 ml beakers and label them A, B, C, D and E। हमें क्या करना है, 100 ml के बीकर्स को लेना है और लेवल करना है, यानी कि उनका नाम लिखना है। ABCDE करके हम उन्हें लेवल करेंगे। टेक अबाउट 50 ml ऑफ वाटर इन ईच बीकर। और लगभग 50 ml वाटर को हम बीकर में लेंगे। डिजॉल्व इन ईच बीकर अ टीस्पूनफुल ऑफ ईच सब्सटेंस एज इंडिकेटेड इन फिगर 4.6। जैसा कि फिगर 4.6 में दिया गया है उन सारे सब्सटेंस को हम इसमें ऐड करेंगे। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, बीकर ए में कॉपर सल्फेट
प्लस जिंक, बीकर बी में कॉपर सल्फेट प्लस आयरन नेल, बीकर सी में जिंक सल्फेट प्लस कॉपर टर्निंग्स, बीकर डी में आयरन सल्फेट और कॉपर टर्निंग्स, और बीकर ई में जिंक सल्फेट और आयरन नेल को का रिएक्शन कराया गया है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझने के लिए हमें क्या ऑब्जर्व करना है, इसे हम देखेंगे। कीप द बीकर्स अनडिस्टर्ब्ड फॉर सम टाइम। कुछ समय के लिए बीकर को, जैसा कि दिखाया गया है रिएक्शंस को, उस तरह से मिक्स करके हम कुछ समय के लिए छोड़ देंगे। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस इन योर नोटबुक। और जो भी ऑब्जर्वेशन आएगा हम उसे अपनी नोटबुक में हमें नोट करना है। व्हाट चेंजेस डू यू ऑब्जर्व इन द वेरियस बीकर्स। आप सभी बीकर्स में किस तरह के चेंज को नोटिस करते हैं। यू हैव रेड दैट one metals displaces another metal from its compound in aqueous solution। आपने देखा कि जो एक मेटल होता है वो दूसरे मेटल को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस करता है। मतलब जो ज़्यादा मोर रिएक्टिव होगा वो क्या करेगा, कम रिएक्टिव वाले मेटल को डिस्प्लेस करता है उसके सॉल्यूशन से। इन बीकर ए जिंक्स रिप्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट। जैसा कि बीकर ए को हम देखते हैं तो यहाँ पे क्या हुआ है, कॉपर सल्फेट और जिंक का रिएक्शन कराया गया है। तो जैसे ही हम इसका रिएक्शन कराते हैं तो कॉपर सल्फेट हो गया हमारा CuSO4 प्लस जिंक हो गया Zn। तो जब रिएक्शन होता है तो रिएक्शन में जिंक जो है वो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है और कॉपर जो है उसके कंपेयर में लेस रिएक्टिव एलिमेंट है। तो जिंक जो है वो कॉपर सल्फेट से रिएक्शन करने के बाद ZnSO4 फॉर्म करता है और कॉपर को अलग कर देता है। यानी कि कॉपर सल्फेट से कॉपर को अलग कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है, और उसके बाद जिंक सल्फेट बनता है और कॉपर जो है वो अलग हो जाता है। इस तरह से हम देखेंगे यहाँ कि दैट इज़ वाई द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट disappears and a powdery red mass of copper is deposited at the bottom of the beaker। तो इस रिएक्शन में क्या होता है, सबसे पहले ध्यान देने वाली बात ये है कि आपसे वन वर्ड या फिर किसी तरह के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि कॉपर सल्फेट का कलर कैसा होता है। तो यहाँ मेंशन है कि कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है वो ब्लू कलर होता है, और जैसे ही रिएक्शन होता है तो क्या होता है, कॉपर सल्फेट डिसअपियर्स। ये जो कॉपर सल्फेट है वो डिसअपियर हो जाता है एंड अ पाउडरी रेड मास, और रेड कलर का जो पाउडरी होता है रेड मास वो कॉपर जो है वो टेस्ट ट्यूब के नीचे यानी बीकर में डिपॉजिट हो जाता है, नीचे आकर वो जम जाता है। इस रिएक्शन को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, कॉपर सल्फेट यानी CuSO4 को जब हम जिंक से रिएक्शन कराते हैं, ये जो हमारा कॉपर सल्फेट होता है वो ब्लू कलर का होता है, और जैसे ही ये जिंक से रिएक्शन करता है तो जिंक जो है फिर फॉर्म करता है ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट बनता है, और कॉपर जो है वो अलग हो जाता है जो कि पाउडरी मास के रूप में हमें डिपॉजिट होकर बीकर के नीचे मिलता है। और आपसे अगर कोई पूछे कि जिंक सल्फेट का क्या कलर होता है तो ये कलरलेस होता है। You can write down the reaction taking place in beaker B in a similar manner। इसी तरह हम beaker B को लेकर भी रिएक्शन को इस तरह से शो कर सकते हैं। Replace copper in beaker A। Why cannot copper replace zinc in beaker C। जैसा कि beaker C को हम देख रहे हैं, A में हमने देखा कि जिंक जो है वो कॉपर सल्फेट से कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है। सी में जिंक सल्फेट का रिएक्शन कॉपर से किया गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि क्या कॉपर जो है वो जिंक को डिस्प्लेस करेगा, तो नहीं करेगा। इसका आंसर ये होगा कि कॉपर जो है वो जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है, क्योंकि जिंक जो है वो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है कंपेयर देन कॉपर। जैसा कि बीकर डी में आप देख रहे हैं,
आयरन सल्फेट का रिएक्शन कॉपर से कराया गया है, तो यहाँ क्या होगा कि आयरन जो है कॉपर के कंपेयर में मोर रिएक्टिव एलिमेंट है। यहाँ पे कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ जो बीकर डी में आयरन है वो डिस्प्लेस कर देगा कॉपर को। आगे हम देखते हैं, रिमेंबर दैट साइंस इज नॉट arbitrary if allows definite rules based on facts, and the rule here is that zinc is more reactive than copper and iron। एक बात आप ध्यान रखेंगे बिल्कुल, जैसा कि रूल है उस हिसाब से जिंक जो है वो कॉपर और आयरन दोनों से ज़्यादा रिएक्टिव है। कौन किससे ज़्यादा रिएक्टिव है मैं इसे मेंशन करती हूँ। सबसे पहले आपका आता है जेडन, फिर आपका आता है आयरन, देन आपका आता है कॉपर। तो इस तरह से इससे ज़्यादा रिएक्टिव ये है और इससे भी ज़्यादा रिएक्टिव ये है। इस बात को आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। A more reactive metal can replace a less reactive metal, but a less reactive one cannot replace a more reactive metal। आपको ध्यान रखना होगा कि जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है वो लेस रिएक्टिव मेटल को क्या करता है, रिप्लेस कर देता है। बट लेस रिएक्टिव जो होते हैं मेटल वो मोर रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस नहीं कर सकते हैं। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाई देयर आर नो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन बीकर्स टी एंड ई। कैन यू गेस द सीक्वेंस ऑफ मेटल फ्रॉम मोर रिएक्टिव टू लेस रिएक्टिव अमॉन्ग जिंक, आयरन एंड कॉपर। जैसा कि मैंने अभी पहले मेंशन किया, सेम वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या आप एक सीक्वेंस में बता सकते हैं कि कौन सा मोर रिएक्टिव है। तो मोर टू लेस आपको शो करना है। तो आप सबसे पहले लिखोगे जिंक, देन आयरन, देन कॉपर, एंड लास्ट है हमारा यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। जैसा कि हम जानते हैं कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं ज़्यादातर चीज़ें मेटल्स और नॉन मेटल से ही बनी हुई हैं। यू शुड बी एबल टू गेस वाई मेटल्स आर यूज्ड इन मेकिंग मशीनरी, ऑटोमोबाइल्स, एरोप्लेन्स, ट्रेन्स, सैटेलाइट्स, इंडस्ट्रियल गैजेट्स, कुकिंग यूटेंसिल्स, वाटर बॉयलर्स एक्सेट्रा। इन सभी चीज़ों में जो है मेटल्स नॉन मेटल्स का यूज़ किया जाता है। यू आर ऑल्सो फेमिलियर विद द यूजेस ऑफ सम नॉन मेटल्स, और आपने नॉन मेटल्स के भी यूज़ को देखा है। हियर आर सम इंटरेस्टिंग वंस, बी आर श्योर दैट यू विल गेस देम राइट। फर्स्ट वन इज नॉन मेटल essential for our life which all living beings inhale during breathing। जैसा कि आप वेल नोन है कि ब्रीदिंग प्रोसेस में हम ऑक्सीजन गैस को लेते हैं जो कि नॉन मेटल है, और ये जो है लाइफ को ड्यूरेबल यानी हम जो अपना लाइफ जी रहे हैं और लॉन्ग टाइम तक जीने के लिए हमें गैस की ज़रूरत होती है, वो है ऑक्सीजन गैस जो कि नॉन मेटल है और इसका हम यूज़ करते हैं। नॉन मेटल्स यूज्ड इन फर्टिलाइजर्स टू इन्हेंस द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। नॉन मेटल्स जो है उसका यूज़ फर्टिलाइजर्स में भी किया जाता है जो कि प्लांट के ग्रोथ में हेल्पफुल होते हैं। आपने एनपीके के बारे में सुना होगा, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। तो इसमें से एन और पी जो है वो आपका मेटल है और पोटेशियम जो है वो नॉन मेटल है। तो इस तरह से इनका यूज़ किया जाता है प्लांट के ग्रोथ के लिए भी। नॉन मेटल्स यूज्ड इन वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस। वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस में भी नॉन मेटल्स का यूज़ किया जाता है। नॉन मेटल्स यूज्ड इन द पर्पल कलर्ड सॉल्यूशन विच इज़ अप्लाइड ऑन वाउंड्स एज एन एंटीसेप्टिक। जो पर्पल कलर का हम सॉल्यूशन
किसी तरह का बाउंड होता है उस पर हम अप्लाई करते हैं एज एन एंटीसेप्टिक, तो वो भी हमारा क्या है, नॉन मेटल है। नॉन मेटल यूज्ड इन क्रैकर्स, जो आप क्रैकर्स बर्न करते हैं उसमें सल्फर होता है, और ये जो सल्फर होती है वो नॉन मेटल्स होती है। यू मे ऐड सम मोर यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स फ्रॉम योर एक्सपीरियंसेस, आप अपने एक्सपीरियंस के आधार पे और भी मेटल्स और नॉन मेटल्स के यूज़ को मेंशन कर सकते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर 4 मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जो कि यहाँ पे ख़त्म होता है। थैंक यू।